कक्षा 7 के बच्चों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम वसंत भाग 2 का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है दादी माँ। दादी माँ पाठ इस पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसमें शिव प्रसाद सिंह अपनी दादी माँ को याद करते हुए ये पाठ लिखता है। चलो देखते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। यानी लेखक बोल रहा है कि थोड़ी बहुत भी कठिनाई मेरे ऊपर आती है तो मेरा मन हमेशा नहीं तो कुछ समय के लिए अनमना हो जाता है। मुझे अच्छा नहीं लगता, दुखी सा हो जाता है दादी माँ को याद करते हुए। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। शुभचिंतक यानी मेरा भला चाहने वाले दोस्त मुझे मुंह पर खुश करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, उनकी खबर देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यानी मेरे सामने तो मेरे मित्र मुझे खुश करने के लिए कुछ भी अपना तर्क देते हैं और मेरे पीठ पीछे यानी मेरी अनुपस्थिति में वे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी लेखक अपनी दादी माँ को याद करता है। किस तरह याद करता है कि शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल और किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। शरद ऋतु यानी जब न तो ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ही सुहावना मौसम होता है। तो लेखक शरद ऋतु की जो शीत किरणें जो सुख देने वाली होती हैं उसके समान स्वच्छ यानी शरद ऋतु की शीत किरणों के समान साफ और शीतल यानी मन को ठंडक देने वाली जो है, इस तरह की यादों के साथ अपनी दादी माँ को याद करता है। उसकी दादी माँ शरद ऋतु की शीत किरणों के समान स्वच्छ और शीतल किरणों के साथ में एक धुंधली छाया के रूप में उसकी आंखों के सामने नजर आती है। मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। यानी लेखक कह रहा है मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए। कुंवार एक हिंदी महीना है जो सितंबर अक्टूबर के समय कुंवार का महीना आता है और इस समय जो है बारिश का अंत होता है, लगभग वर्षा ऋतु खत्म होके और सर्दी ऋतु की शुरुआत होने लगती है। तो इस समय
का वर्णन कर रहा है लेखक कि उस समय क्या है कि मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा होता है और दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों, नाना प्रकार की नहीं अनेक प्रकार की। तो लेखक बोल रहा है कि बहुत काफ़ी दूर से क्या है कि विभिन्न प्रकार के घास और अनेक प्रकार के घास और उन घासों की जड़ें और कई छोटी छोटी घासों की बीजें, घासों के बीज जो है वो वहाँ पर जब सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में वो क्या है कि सड़कर एक अजीब सी गंध छोड़ते, विचित्र गंध छोड़ते हैं। और लेखक बोल रहा है कि रास्तों में जो कीचड़, वर्षा ऋतु में जो कीचड़ था, कीचड़ हो जाता था, वो सूख गया है। और गांव के जो लड़के हैं वो किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। यानी गांव के जितने भी जलाशय है, तालाब, जलाशय का मतलब जिसमें पानी भरा रहता है, तालाब, पोखर, वो सब भर गए पूरी तरह और उन जलाशयों में झाग बन गए और किनारों पर झाग बन गए और उनमें गांव के लड़के कूद कूद कर नहा रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, यानी हर मौसम एक अलग अनुभव लेकर आता है। आषाढ़ में आम और जामुन नए मिले, चिंता नहीं। आषाढ़ एक महीना होता है जो जून जुलाई के समय आता है, हिंदी का महीना। तो बता रहे कि आषाढ़ में जामुन नए मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ नए मिले, चिंता नहीं, दुख नहीं। तो ये हर महीने की अपनी अपनी बात होती है, जिसमें हर महीने में हर चीज़ अच्छी लगती है, उसकी बात बता रहा लेखक कि इनमें अगर ये नए मिले तो भी दुख नहीं। चैत, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़, यानी चैत का मतलब मई और जून का महीना, चैत के दिनों के साथ लाई के साथ गुड़ की पट्टी नए मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक बोल रहा है कि क्वार के महीने में मुझे वो गंध से भरे झाग भरे जल में कूदना बहुत अच्छा लगता है और मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया था। भीतर हुड़क रहा था यानी मैं भीतर ही भीतर अफसोस कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था। क्यों? क्योंकि 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। यानी मैं 1-2 दिन कूदा उस झाग भरे जलाशय में और इसके बाद में बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, यानी थोड़ी हल्की बीमारी मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। यानी लेखक बोल रहा है कि थोड़ा सा बुखार हो और सर में थोड़ा दर्द हो और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु मिल जाए तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी, यानी अब की बार मुझे जो बुखार चढ़ा वो काफ़ी ज़्यादा था। ज्वर तो चढ़ा, ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, यानी बुखार बहुत ज़्यादा तेज चढ़ा मुझे। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे, यानी मैंने काफ़ी एक रजाई के ऊपर दूसरी रजाई ओढ़ ली, फिर भी वो रात के 12 बजे जाकर उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दिन में मेरे शरीर के ऊपर चादर पड़ी हुई थी। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, यानी दादी माँ मेरे पास आई, वो शायद स्नान करके आई थी, नहा धोकर आई थी उसी झाग वाले जल में। यानी जिस झाग वाले जल में मैं नहाकर बीमार पड़ा था, उसी झाग वाले जल में दादी भी नहाकर आई थी।
पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सध्य टपके हुए जल की शीतलता। कवि ने दादी माँ के शरीर को चित्र के द्वारा बताया कि उनका शरीर पतला दुबला और स्नेह सने यानी प्यार से भरा हुआ शरीर, यानी जिनके शरीर में पूरी तरह दूसरों के लिए हमेशा प्यार रहता हो, और सफ़ेद किनारीहीन धोती जो हमेशा दादी पहनती थी, सन से सफ़ेद बाल यानी उनके बाल जो है थोड़े से ब्राउन कलर के सन जैसे, सन एक पेड़ होता है तो उस जैसे, यानी थोड़े सफ़ेद थोड़े ब्राउन जैसे सफ़ेद बालों के सिरों पर सध्य या टपके हुए जल की शीतलता। सध्य यानी उसी समय जो जल टपक रहा था और उसकी शीतलता मुझे मालूम हो रही थी। इस तरह लेखक ने अपनी दादी माँ के शरीर का चित्रांकन किया है कि वो नहा कर आई थी तो किस तरह लग रही थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, यानी दादी माँ ने आते ही मेरा सर छुआ, फिर पेट छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। आंचल की गांठ खोल यानी उसके कपड़ों, दादी माँ के कपड़ों की गांठ में एक कोई देवी देवता, अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे यानी किसी देवी देवता के चबूतरे की जो मिट्टी है वो मेरे मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती और हमेशा दादी माँ मेरी चारपाई यानी मेरे पलंग के पास बैठी रहती। कभी पंखा जलती, कभी मुझे पंखा चलाती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, यानी मेरे बुखार से जो जलते हुए जो हाथ पैर है वो कपड़े से सहलाती। सर पर दाल चीनी का लेप करती, यानी मेरे सर पर दाल चीनी का लेप बनाकर वो लगाती रहती थी और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, यानी वो मेरे शरीर को कई बार छू छू कर ये पता लगाती थी कि बुखार कितना तेज है, कम हुआ या नहीं, हांडी में पानी आया कि नहीं। हांडी का मतलब होता है मटका, मटके में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, यानी दादी माँ जो हैं अपने आयुर्वेदिक नुस्खे उसके बहुत जानती थी वो, कि पानी हांडी में ही आना चाहिए और पीपल की छाल से ही उसे छोंकना है। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है ना, यानी खिचड़ी में मूंग की दाल पूरी तरह मिल जाना चाहिए। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, यानी मरीज जो होता है उसके घर में कोई सीधे बाहर से आकर नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। यानी वो मरीज की देखभाल करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखती थी, कई शकुन अपशकुन वाली चीज़ों का भी ध्यान रखती थी और कई तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी वो उपयोग करती थी। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, यानी दादी माँ को बहुत सारी अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक 50 तरह की किस्म यानी तरह की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम।
हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यानी जब भी कोई गांव में कभी कोई बीमार पड़ता, किसी भी तरह का हो वो रोग चाहे, तो लोग दादी के पास आते और दादी हाथ छूकर, माथा छूकर, पेट छूकर, और फिर अनुमान के साथ क्या है कि वो बताती कि इसको क्या रोग है। और महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। यानी लेखक बोल रहे कि महामारी, जब कोई महामारी फैल जाती थी, जिस तरह अभी कोरोना महामारी फैल रही है, और विषुचिका, विषुचिका यानी जो ऐसी बीमारी जो कुछ क्षेत्र में फैल जाती है, तो इस तरह की बीमारी जब फैलती तो दादी माँ रोज सवेरे उठकर स्नान करती थी और फिर लवंग का मतलब होता है लौंग, लौंग और गुड़ को मिला करके और उसको पानी में उसकी जलधार, यानी लौंग और गुड़ की मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, जो ये सब जो हैं लेखिका की नहीं, सॉरी, लेखक की दादी माँ ये सब करती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले, यानी सफाई का बहुत ध्यान रखती थी दादी माँ। दवा में देर होती, मिस्त्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। यानी जो मरीज की दवा में अगर देर हो जाती, कोई भी कमी रह जाती किसी भी तरह की, और किसी भी तरह की लापरवाही हो जाती, मरीज की चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो गुस्से से पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब अपनी आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की सीसी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। यानी बुखार मुझे अब भी आता है। अब दादी माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन अब बुखार जो है मेरा कुछ अलग तरीके से उतरता है। अब दादी माँ नहीं रहती, उनकी जगह पे मुझे नौकर पानी दे देता है, और मैस महाराज यानी जो मेरा कुक है वो मन से खिचड़ी या साबू पकाकर मुझे दे देता है, डॉक्टर साहब नाड़ी देख लेता है, और कुनैन मिक्सचर की शीशी के डर से क्या है कि बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक ये कहना चाहता है कि मुझे इस तरह के बुखार को बुलाने का जी नहीं होता जिसमें दादी माँ की उपस्थिति न हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बुखार आता है और मेरी खिदमत दादी माँ करती है, मेरी सेवा दादी माँ करती है। मेरे बुखार को भगाने के लिए दादी माँ अपने आयुर्वेदिक नुस्खे का प्रयोग करती है और तरह तरह के प्रयोग करती है। तो इस तरह लेखक, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अब इसके बाद में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।